फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है इंटरनली। एक तो होता है एक्सटर्नली आप डिक्लेयर करते हैं, एक होता है इंटरनली। इंटरनली आप अपने मन से किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। और यहाँ पर ये जो आपका आर्टिकल है दोनों चीजों की बात करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन की बात करता है एक तरह से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनली आपको फ्री किया गया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में फेथ करिए या आप चाहें तो उस पर फेथ ना करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको 5-4 वर्ड्स के मतलब बता दिए। कंसाइंस का मतलब आप इंटरनली किस तरह से उस पर बिलीव करते हैं, प्रोफेस का मतलब आप उस चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रीली, और प्रैक्टिस का मतलब आप उस रिलीजन के जो रिचुअल्स और कस्टम्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों तक भी अपने रिलीजन को फैला सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रीडम दी गई है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे आर्टिकल 19 में हम लोगों ने देखा था ना रेस्ट्रिक्शंस कई तरह की, वैसे ही यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे आप जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का यूज करेंगे तो वहां पर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हेल्थ डिस्ट्रॉयड नहीं होनी चाहिए, या कोई अदर फंडामेंटल राइट है आप उनको हार्म नहीं करेंगे। मतलब ये टोटल 4 तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी काम करना है, हमें पूजा पाठ करवानी है, तो हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए करवाएंगे, हम पीसफुली उस काम को कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, हम मोरालिटी का ख्याल रखेंगे ना, या अदर फंडामेंटल राइट है अदर पर्संस के, उनका भी क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो लिमिटेशंस आपका 4 हैं टोटल। पब्लिक ऑर्डर को बना के रखना है, मोरालिटी का ध्यान रखना है, हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, और फंडामेंटल राइट्स का भी, जो अगर कोई हार्म होते हैं डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स तो उनकी ओर भी नजर डालें। ठीक है, आप चाहें तो इसमें एक केस लिख सकते हैं, बिजॉय इमैनुअल वाला केस, जिसमें बोला गया था कि जो सिंगिंग के टाइम है कुछ लोगों को खड़ा होने से मना किया गया था कि उनके रिलीजन में अगर ऐसा है तो वो खड़ा नहीं होंगे, अगर वो साइलेंस भी रहते हैं तो भी वहाँ पे जीत वैलिड मानी जाएगी। तो बिजॉय इमैनुअल वाला केस आपका इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। रिलीजन से रिलेटेड था थोड़ा सा, याद आ रहा है। राइट टू रिमेन साइलेंस आर्टिकल 21 में था ना आपका। अब देखिए इसी में पहला क्लॉज ये हो गया, फिर इसी में आगे बताता है आपका कि जो स्टेट है वो रिलीजियस एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मतलब रेगुलेट कर सकता है, उसके लिए रूल रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है, कौन बना सकता है, आपका स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया आपका, आर्टिकल 12 के अंदर जो बताया गया है उस स्टेट की बात करी जा रही है। ठीक है, मतलब स्टेट जो है कभी भी रूल बनाएगा तो हमेशा किसको ध्यान में रखेगा, सेक्युलर एस्पेक्ट को ध्यान में रखेगा। किसी भी रिलीजन के लिए ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेगा जिससे ये पता चले कि स्टेट प्रमोट कर रहा है पर्टिकुलर रिलीजन को। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हो सकता है, तो जैसे टेम्पल वगैरह का जो फाइनेंस है उसको देख रेख करवा सकता है। फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या जो आपका फेस्टिवल्स होते हैं, मेले वगैरह लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, उनको मेंटेन करवा सकता है कि किस तरह से आपका ये जो मेला वगैरह है, प्रोसेशन वगैरह है जाएगा, जिससे कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पर यही जो है आपका आर्टिकल आपका 25 यही आपका स्टेट को ये भी एम्पावर करता है कि वो ऐसे लॉज भी इम्पोज कर सकते हैं जिससे जो क्या हो, आपका सोशल रिफॉर्म्स हो। ठीक है, इस तरह के लॉ बना सकता है अगर किसी रिलीजन में किसी तरह की मतलब कमियां हैं, उनको सही करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स को क्या किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो आपका सोशल रिफॉर्म्स होंगे इनके बारे में समझ लीजिए। जो सोशल रिफॉर्म्स होंगे कैसे होंगे, आपका
जैसे आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया ना, जो टेम्पल्स हैं उनको ओपन जब किया जाता है तो वहाँ पे बोला जा सकता है कि यहाँ पे SC ST कोई भी पर्सन है, किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे क्लॉज 2 में था। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसी में और चीजें भी बताई गई हैं आपका कि हिंदू के अंदर इंक्लूड कौन कौन माना जाए। तो हिंदू के अंदर आपका कौन कौन इंक्लूड माना जाता है, हिंदू लॉ में आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा सिख, जैन, बुद्धिस्ट। अगर यहाँ पर बात की जा रही है हिंदूज की कि हिंदू के लिए टेम्पल्स खोले जा सकते हैं, तो जिन टेम्पल्स की बात की जा रही है उसका मतलब है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट वहाँ पर वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इन कम्युनिटीज के लिए भी आपको क्या किया जा सकता है, टेम्पल्स को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, हिंदू में जो आपका दलित होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं और इस चीज को प्रोटेक्शन दी जाती है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में। ठीक है, इसका एक लीडिंग केस था आपका श्री वेंकट रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। श्री वेंकट रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था, ये 1958 का केस था और इसी में बोला गया था कि जो आपका टेम्पल्स ओपन किए जाएंगे हिंदुओं के लिए, तो इसका मतलब है वो जो आपका लोअर कास्ट के लोग होते हैं दलित, उनके लिए भी वो हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे आप। ठीक है, और कहाँ बताया गया था, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, जैसे आप लोगों ने देखा है, नेक्स्ट क्या किसी के आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है आप लोगों ने देखा है ना, जो सिख होते हैं उनके पास कृपान होती है। तो ये जो कृपान होती है ना, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कृपान रखने का राइट उनका फंडामेंटल राइट है। रीजन है कि उनके रिलीजन के अंदर इस चीज को बताया गया है कि आप क्या कहते हैं, अपने रिलीजियस सेरेमनी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कृपान को होल्ड करके रख सकते हैं। तो वहां पे अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप चाकू तलवार वगैरह लेके नहीं चल सकते, रोड में अलाउड नहीं है, पर्टिकुलर लेंथ की अगर नहीं है तो, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है तो। लेकिन सिखों के लिए इस चीज के लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट उनको ये राइट देता है कि जो सिख होते हैं वो कृपान कैरी करके चल सकते हैं। ओके, ये अभी आपका इतना पोर्शन समझ में आया कि रिलीजन को लेके जो फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं। इसमें फिर आता है नॉर्मल सी कुछ चीजें आती हैं कि अब रिलीजियस जो अफेयर होते हैं क्या उसको मैनेज किया जा सकता है, अगर मैनेज किया जा सकता है तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, अगर रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसकी बात करते हैं हम लोग। अभी तो हम लोगों ने बात की कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अंदर चीजें क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे आते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक, जैसे टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क्यू हो गया, आश्रम हो गया, ऑर्फनेज हो गया। तो आपको अलाउ किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके रिलीजन के अंदर कौन से रिचुअल्स होंगे, कौन से कस्टम्स होंगे, कौन सी डॉक्ट्रिन्स फॉलो की जाएंगी, और स्टेट इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्योरली कैसा मैटर है, आपका रिलीजियस मैटर है ना। सेक्युलर मैटर होता तो वहां पे इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन रिलीजियस मैटर के मामले में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और वहां पर जैसे मान लीजिए मेरा मन है कि मैं किसी दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करूं, तो वहां पर मेरे पास ये राइट होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लैंड को ओन कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को क्या कर सकता हूँ, एक्वायर कर सकता हूँ या ओन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जो फॉलोवर्स होते हैं किसी भी सेक्ट के, वो डोनेशन देते हैं, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, उन डोनेशंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें रेस्ट्रिक्शन के फॉर्म में भी होता है कि अगर उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन है
तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वर्क करेगा, लॉफुल तरीके से वर्क करेगा, अनलॉफुली वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। जो क्या कहते हैं आपका रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको क्या करना होगा, आपका लॉफुल तरीके से एक्ट करना होगा। अनलॉफुल तरीके से एक्ट करता है तो गलत होगा, ठीक है। फिर क्या कोई मतलब रिलीजन है, पर्टिकुलर रिलीजन है, क्या वो किसी तरह के टैक्स को प्रमोट कर सकता है, जिसको लेके क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पर्टिकुलर रिलीजन है तो स्टेट उसके जो टैक्सेस हैं उनको इम्पोज कर सकता है। तो स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है अगर कोई एक्ट, तो उस पर टैक्स इम्पोज कर सके, ठीक है। तो स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके बात कर रहे हैं। और ये जो पब्लिक मनी होती है उसको आप स्टेट क्या नहीं कर सकता है, जो स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि जो पब्लिक मनी उसके पास आ रही है उसका यूज वो पर्टिकुलर रिलीजन के अपलिफ्टमेंट के लिए करे, ठीक है, या किसी रिलीजन को फंड करे, फंडिंग नहीं कर सकता है। रीजन है कि जो आपका स्टेट है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। तो इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। ना तो वो इम्पोज कर सकता है कोई रिलीजियस टैक्सेस, ना प्रमोट करेगा, ना फंड करेगा, ठीक है। कौन नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगा। अगर स्टेट की बात करता हूं मैं तो कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 12, ओके। फिर आप लोगों की अब हम बात करते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्या आपने देखा है अपने कॉलेज में किसी भी तरह के रिलीजियस प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाए? कोई भी अगर प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है, कैसा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस है, तो वो किसी भी तरह से रिलीजियस सेरेमनी का अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको फॉलो नहीं करवा सकता है, ठीक है। आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि इस चीज को फॉलो करना ही करना है। रीजन है कि गवर्नमेंट का जो नेचर है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, सेक्युलर होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस आपको नहीं बोल सकते हैं कि आप पर्टिकुलर रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं या रिलीजियस सेरेमनी को वहाँ पे अलग से कंडक्ट करवा सकते हैं, इस चीज के लिए मना किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडेड कॉलेज, कैसा कॉलेज है, एडेड कॉलेज है। एडेड कॉलेज का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर का जो मालिक है वो कोई और है, लेकिन स्ट्रक्चर को रन करने के लिए वहां पर अपॉइंटमेंट करता है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो बॉडीज हो गई, तो ये कैसा इंस्टीट्यूशन हो गया, आपका एडेड इंस्टीट्यूशन हो गया। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपका एडेड इंस्टीट्यूशन है और वो जो इंस्टीट्यूशन है किसी ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट ने उसको फॉर्म किया है, तो वहां पर आपका अलाउ किया जा सकता है जैसा कि फाउंडर की कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी आपका जो कॉलेज भी है ना, कानिकुब्ज ट्रस्ट के उस पे बना हुआ है, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम आपका पूजा पाठ कथा वगैरह होती रहती है, क्योंकि वो फाउंडर्स की कंडीशंस होती है, ओके। तो इस चीज में याद रखिए, हमारा कॉलेज सरकारी नहीं है टोटली। आप बात करते हैं जैसे कॉलेजेस में प्रेयर वगैरह होती है ना प्रेयर, तो क्या वहाँ पे सभी लोगों को कंपेल किया जा सकता है स्टूडेंट्स को कि आप सुबह आइए और प्रेयर में पार्टिसिपेट करिए? तो ऐसा नहीं, आप कंपेल नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, फोर्सफुली आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं और जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे एक वो हो रही होती है प्रेयर, हे शारदे माँ होती है, तो वहाँ पर सभी लोगों को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि उस प्रेयर में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है वो उस प्रेयर में पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी मर्जी से तो आ सकता है, लेकिन अगर किसी के रिलीजन में इस तरह की मनाही है तो उसको कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने गार्जियन से कंसेंट लेके आता है तो उसको अलाउ किया जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक केस यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 का केस है, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताया गया मोरल एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मोरल एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मोरल एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। एक केस आपको याद है, जब मैंने उस दिन जुडिशरी पढ़ाया था, कल की क्लास में या परसों की क्लास में जुडिशरी पढ़ाया था मैंने, जुडिशरी एट स्टेट, तो वहां पे मैंने एक केस बताया था
हाँ, रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, बताया था ना। तो ये केस भी आपका एक रिलीजियस डिनोमिनेशन से रिलेटेड है। आप चाहिए तो वहां पे इस केस को भी मेंशन कर सकते हो। तो आपके पास 4-5 केस हो गए टोटल लिखने के लिए ना। बहुत सारे केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करिए, जो पहले पढ़ चुके हैं उसी में अगर कुछ है तो वही लिख लीजिए। अभी इसमें 2 केसेस आपके पुराने वाले यूज हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बिजोय नेमुअल वाला और दूसरा ये आपका रिजू प्रसाद शर्मा का, ठीक है। अभी जब हम लोगों ने आर्टिकल 13 पढ़ा था तो वहां पे मैंने कई बार जिक्र किया था आर्टिकल 32 का। जिक्र करने का रीजन ये था कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो आपके पास रेमेडी होती है। आप कहाँ मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे लॉज को देखकर उसको क्या डिक्लेयर कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये एक तरह का जुडिशियल रिव्यू का पावर है जिसको प्रोवाइड किया अंडर आर्टिकल 32 में। रीजन है कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? आपका प्रोटेक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये अगर प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसकी ड्यूटी है कि इन सभी चीजों को सही से लागू करवाया जाए। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का कोई ब्रीच होता है तो आप कहाँ मूव कर सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। और ये चीज आपका सीधे सीधे बताई गई है आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या है? फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट जाना भी एक तरह का क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। इसको लेकर एक केस आया था केशव नंद भारती का। हालांकि केशव नंद भारती का केस अपने आप में बहुत बड़ा केस है। केशव नंद भारती के केस में ये बोला गया था कि ये जो आपका आर्टिकल 32 के अंदर जो राइट प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो कहाँ मूव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है तो ऐसी कोई भी पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट इस फंडामेंटल राइट को हटा नहीं सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट मूव करने की पावर जो है वो कैसी है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और पार्लियामेंट कोई भी एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है तो वो पर्टिकुलर लॉ आपका क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के ब्रीच में, ये एक यूनिक फीचर है जिसको खुद ही केशव नंद भारती के केस में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया, बिना वारंट के, बिना ग्राउंड बताया उसके फैमिली वालों को अरेस्ट कर लिया। तो क्वेश्चन आता है अब वो क्या करेगा? तो अब वो सीधे कहाँ मूव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया गया। जैसे आपका राइट है कि आपके पास राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर किसी व्यक्ति को लगता है, किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेशन हो रहा है तो वो कहाँ मूव कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। और इसमें एक केस लिख लीजिएगा, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है 1950 का, जिसमें बताया गया था अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट होती है तो आप कहाँ मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। केस का नाम मैंने क्या बताया? रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब यहाँ पर एक केस और लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का केस है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का केस है आपका। यहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई कैदी है, प्रिजनर है, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेजता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, तो वो जो लेटर है वो भी ट्रीट किया जाएगा एज एन रिट पिटीशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैंने जो अभी बताया? देखिए पेपर जो चल रहे हैं ना वो आपके, जो अगर किसी के मन में डाउट है कि आपका फरवरी में स्टार्ट हुए थे और 6 महीने नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका जो सिलेबस होता है ना, वो जो ड्यूरेशन होती है 3 महीने की होती है, 90 डेज की होती है कि 90 डेज आपकी क्लास रन होनी चाहिए। तो पेपर खत्म होने के जस्ट बाद से वो 90 डेज काउंट किए जाते हैं वर्किंग। तो फरवरी में आपके एंड हुए थे, तो मार्च, अप्रैल, मई, उनके लिए इतने सफिशिएंट है 3 महीने। अब यहाँ पर आते हैं रिट वाले पोर्शन पे आते हैं। आपका याद रखिएगा रिट आपका 5 तरह से होता है। रिट क्या होती है? एक तरह से डायरेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए यहाँ पर 5 तरह की रिट्स होती हैं, आप मेंशन कर लीजिएगा। पहला है हैबियस कॉर्पस।
पहला है हैबियस कॉर्पस, HABEASCORPUS, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव अ बॉडी। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू हैव अ बॉडी। आपको अगर लगता है कि आपका कोई भी रिलेटिव है वो नहीं मिल रहा है, गायब है, पुलिस वाले कोई अथॉरिटी उसको लेके चली गई है और वो आपका प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे क्या करेगा? हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करेगा। फंडामेंटल राइट के केस में क्या है? आप सीधे कहाँ मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के ही केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट होता है, आप लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप सीधे कहाँ पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि मेरा ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसको कोई व्यक्ति ले गया था, इस थाने का व्यक्ति ले गया था, ये अधिकारी ले गया था और ये व्यक्ति मुझे मिल नहीं रहा है, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा? हैबियस कॉर्पस की रिट इशू कर देगा। एक सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट के सामने क्या करिए? प्रेजेंट करिए। ये मतलब होता है आपका हैबियस कॉर्पस। दूसरा होता है आपका मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है कि वी कमांड। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, WEV कमांड, COMMAND, वी कमांड। ओके, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है, कंपेल करता है पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी ड्यूटी को क्या करें? परफॉर्म करें सही तरीके से। कौन कंपेल करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट कंपेल करता है किसी भी अथॉरिटी को कि वो क्या करे? अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म करे। ठीक है, और ये तब करता है जब फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है। मैंडमस क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को बोल सकता है कि आप इस पद पर बैठे हैं और आपको सही से काम करना है, अपनी ड्यूटी को क्या करिए? परफॉर्म। तीसरी डेट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, PROHIBITION, प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट। इसका क्या मतलब होता है? टू प्रिवेंट होता है। जैसे लोअर कोर्ट होती है आपका, जो छोटी न्यायालय होती है, कानपुर में लोअर कोर्ट्स है आपका, अगर वो अपने क्षेत्राधिकार से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन पता है आपको क्या होता है? यहाँ पर आपने सही डेफिनेशन दी है कि जहां तक आप अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं वो क्या है? आपका क्षेत्राधिकार है। लोअर कोर्ट के लिए जहां तक वो अपने कोर्ट्स का पावर का यूज कर सकता है वो उसका ज्यूरिसडिक्शन है। तो प्रोहिबिशन जो आपका रिट है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, फॉरबिड करता है, मना करता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो लोअर कोर्ट है उनको अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा पावर यूज कर। सुप्रीम कोर्ट वहां पे मना कर सकता है कि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मर्डर का केस सुन सके, तो वहां पर या मर्डर के केस में आप डायरेक्टली सजा सुना सके, तो सुप्रीम कोर्ट उनको मना कर सकता है कि आप इस मामले में सजा नहीं सुना। एक्सीडिंग मतलब उसको प्रिवेंट करना होता है लोअर कोर्ट को कि वो अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे एक्सीड करे। टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, प्रोहिबिशन का सिंपल सा मतलब। फिर इसके बाद है आपका सर्च्योररी, CERTIORARI, CERTIORARI, सर्च्योररी। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आपका कि वो क्या कर सकता है? क्वेश कर सकता है। क्वेश का मतलब एंड कर सकता है ऐसे ऑर्डर्स को जिसको ऐसी कोर्ट ने दिया है जिनके पास आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जैसे अभी हमने प्रोहिबिशन में पढ़ा कि मना किया गया है तो वो नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन सपोज करिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते, उससे पहले ऐसी कोर्ट ने लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में क्या कर दिया? कोई डिसीजन दे दिया, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं कि वो ऐसे ऑर्डर्स को क्या कर दे? क्वेश करवा दे, खत्म करवा दे, जो आपका क्या करते हो? विदाउट ज्यूरिसडिक्शन सुने गए हैं या आपके नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो वहां पर इन दो ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये था आपका फोर्थ वाला। फिर है आपका को वारंटो, QUO, क्यो वारंटो, WARRANTO, को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। वहां पे मेंशन कर लीजिए बाय व्हाट अथॉरिटी। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए,
तो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति आपको लगता है कि गलत तरीके से पोस्ट को होल्ड करके बैठा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव करके को वारंटों की रिट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, जिस रिट में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा कि आपने किस अथॉरिटी के अंदर इस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है, कौन सी रिट इशू करेगा, को वारंटो इशू करेगा, जहां पे पूछेगा उस व्यक्ति से कि आपने किस लीगल अथॉरिटी के अंदर वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, अपनी रिट इशू करने की पावर को जो अदर कोर्ट है उनको भी ट्रांसफर कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपने रिट इशू करने की पावर को अदर कोर्ट्स को भी ट्रांसफर कर सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट है एक तरह का किसका? सुप्रीम कोर्ट का, कि वो लोअर कोर्ट्स को भी क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है रिट इशू करने के लिए। तो इसी चीज का यूज करते हुए आर्टिकल 226 अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में भी इशू कर सकता है और अदर लीगल मैटर्स में भी क्या कर सकता है? वो आपका फंड को रिट इशू कर सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है इसमें बताया गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो अदर उसमें भी क्या कर सकता है? आपका रिट इशू कर सकता है। अरे अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है कि वो रिट इशू कर सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट है आपका, अंडर आर्टिकल 226 उसके पास पावर होती है कि वो क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है। ठीक है, लीगल राइट्स के मामले में भी इशू कर सकता है हाई कोर्ट, और फंडामेंटल राइट्स के मामले में भी यूज कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ पावर है कि वो फंडामेंटल राइट के केस में ही आपका क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है। और एक केस है आपका एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था, ये जो आपका आर्टिकल 32 है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है अंडर आर्टिकल 32 वो क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है माइंड में, क्या ये आर्टिकल 32 आपका सस्पेंड हो सकता है? तो आप याद रखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी का मामला होता है अंडर आर्टिकल 359, जब कैसा मामला है? नेशनल इमरजेंसी का मामला होता है अंडर आर्टिकल 359, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? आर्टिकल 32 को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 21 जो है ना उसको नहीं किया जा सकता, वो फोर्स में रहता है।